हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से लास्ट पोम 8 द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसके पोएट विक्रम सेठ हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज नरेट द टेल ऑफ द मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड। अपने वर्ड्स में स्टोरी को नरेट करना है। Once upon a time, there reigned a calm king. एक बार एक शांत स्वभाव के राजा राज्य करते थे। He once wanted to build an arch that would aid the people. वे एक आर्च बनाना चाहते थे। आर्च किसे कहते हैं? जो दो पिलर के ऊपर राउंड कर दिया जाता है, गोल बनाया जाता है दरवाजा, इट इज कॉल्ड आर्च। तो वे एक आर्च बनवाना चाहते थे जिससे वहां खड़े होकर वे लोगों को संबोधित कर सकें। द किंग्स विश वॉज क्विकली फुलफिल्ड। जो किंग की चाहत थी राजा की, वो जल्दी से पूरी कर दी गई क्योंकि वो उनका ऑर्डर था। एंड अ ब्यूटीफुल आर्च वॉज बिल्ड, और एक सुंदर सा आर्च बन के तैयार हो गया। When the king rode down the thoroughfare, his crown fell down from his head and was stuck by the arch. जब आर्च बनके तैयार हुई और राजा उसके नीचे से निकल रहे थे, तो थोरोफेयर का मतलब होता है मेन रोड। तो वहां से जब वे निकल रहे थे तो आर्च से टकराकर उनका मुकुट नीचे गिर जाता है। विच वॉज बिल्ड टू लो। इतनी नीचे आर्च थी कि उनका मुकुट टकराया और नीचे गिर गया। द किंग थॉट इट वॉज अ डिसग्रेस टू हिम एंड वॉन्टेड टू हैंग द परपिट्रेटर। तो डिसग्रेस की मीनिंग होती है अपमान। तो राजा को इसमें अपना अपमान नजर आया और उन्होंने कहा कि उनको हैंग कर दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा जिन्होंने आर्च को बिल्ड किया है। ही कमांडेड द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग। और उन्होंने कमांड किया, ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाएगा, यानी कि फांसी पे लटका दिया जाएगा। द चीफ देन स्टेटेड दैट इट वॉज द बिल्डर्स फॉल्ट। द किंग देन शिफ्टेड द ब्लेम टू द बिल्डर्स। अब जो चीफ ऑफ बिल्डर्स थे उन्होंने कहा कि ये वर्कमैन, यानी कि जिन्होंने ये बिल्ड किया है, बनाया है, उनकी गलती है, वर्कमैन्स की गलती है। द बिल्डर देन क्राइड दैट बिकॉज द ब्रिक्स वर लार्जर। अब उनको बुलाया गया जिन्होंने निर्माण किया था, तो उन्होंने कहा ये जिन्होंने ब्रिक्स बनाई हैं, जिन्होंने ईंटें बनाई हैं, ये उनकी गलती है, यानी कि मैसन्स की गलती है। उन्होंने लार्ज साइज की ईंटें बना दी। द आर्किटेक्ट शुड बी हैंग। अब उन्होंने कहा कि ये आर्किटेक्ट की गलती है। अब आर्किटेक्ट पे अपना ब्लेम लगा दिया और आर्किटेक्ट को हैंग किया जाएगा। एज अ रिजल्ट द आर्किटेक्ट वॉज फाइनली पनिश्ड। अब राजा ने कहा कि अब आर्किटेक्ट को पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने गलत डिजाइन किया है। द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट द किंग हैड मेड सम चेंजेस टू द डिजाइन ही हैड शोन हिम। आर्किटेक्ट कहते हैं कि जब हम डिजाइन बना के आपके पास लाए थे तो उसमें चेंजेस कुछ आपने किए थे। इट हैड फाइनली टर्न टू द फेस द किंग। अब फाइनली जो अपराध होता है वो राजा पे आ जाता है। ही पोज्ड फॉर अ मोमेंट बिफोर ऑर्डरिंग द सोल्जर्स टू ब्रिंग द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। अब राजा थोड़ी देर के लिए उसको टाल देते हैं और कहते हैं कि कंट्री के सबसे वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए, वही निर्णय करेगा कि यहाँ किसको हैंग किया जाएगा। दे ब्रॉट एन ओल्ड मैन who could barely see or hear as the king had ordered। अब राजा के ऑर्डर के अनुसार एक ऐसे वाइजेस्ट मैन को वो लोग लेके आते हैं जो ना प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, यानी कि बहुत ही वो बूढ़े होते हैं। He proposed that the arch should be hanged because it was the source of such disgrace। अब यहाँ पे फिर ह्यूमरस की एक बात आती है, हंसी की बात आती है कि वो जो वाइजेस्ट मैन को लाया जाता है, वे कहते हैं कि उस आर्च को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए जिसने राजा का अपमान किया है। विच वॉज इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। अब ये जल्दी से कर दिया जाए क्योंकि जो जनता है वो बहुत उत्सुक है किसी न किसी को हैंग करने के लिए। देन वन ऑफ द मिनिस्टर डिस्ग्रीज आस्किंग हाउ दे कुड शेमलेसली हैंग एन आर्च। अब वहाँ पे एक काउंसलर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, काउंसलर राजा के, जो कहते हैं कि हम एक इतना शेमफुल कार्य कैसे कर सकते हैं, एक आर्च को, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग को फांसी पे कैसे लटका सकते हैं जिसने हमारे राजा के मुकुट को छुआ है। देन किंग reversed his decision and decided to deal with its his way।
अब कुछ टाइम के लिए फिर अपना डिसीजन रोक देते हैं राजा। दे सेड द नेशन वांटेड समवन हैंग राइट अवे, और कहते हैं कि अब किसी न किसी को तो फांसी पे जरूर ही लटकाया जाएगा। जिस अगर नहीं लटकाया तो ये हमारा अपमान होगा, क्योंकि राजा जो ऑर्डर दे देते थे उसको पूरा किया जाता था। सो एवरी मैन वॉज measured and only one man was tall enough to get trapped in the arch। अब राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक फांसी का फंदा लटका दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस फांसी के फंदे में जिसका नाप पूरा आ जाएगा उसको फांसी दे दी जाएगी। तो हर एक मैन को मेजर किया जाता है, वहां से नापा जाता है, लेकिन एक ही मैन उसमें पूरा आ पाता है और वे कौन होता है? द किंग, यानी कि राजा खुद। एज अ रिजल्ट ही वॉज इवेंचुअली हैंग। अब परिणाम यह होता है कि राजा को ही हैंग कर दिया जाता है। द कंट्रीज पीपल देन डिजायर्ड अ न्यू किंग। अब कंट्री को नया राजा चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? बेवकूफ़ी भरी बात की कि अपने राजा को ही वहाँ हैंग कर दिया। दे आस्क्ड द फर्स्ट पर्सन टू पास थ्रू द सिटी गेट एज इज देयर कस्टम। अब ये कहते हैं कि हमारी प्रथा के अनुसार जो भी सिटी गेट से फर्स्ट पर्सन निकलेगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ का राजा कौन है। An idiot passed and suggested a melon to be the king। एक वहां से इडियट, एक मूर्ख व्यक्ति निकलता है जो कि कह देता है कि हमारा राजा क्या होगा? एक मेलन। मेलन क्या होता है? खरबूजा, एक फ्रूट का नाम, नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ फिर ह्यूमरस की बात आती है। सो मेलन वॉज क्राउन्ड एंड टेकन टू द थ्रोन। अब मेलन को क्या किया जाता है? ताज पहनाया जाता है और थ्रोन यानी कि सिंहासन पर बिठाया जाता है, लाया जाता है। Since then people live happily without interruption। अब जो वहाँ लोग होते हैं वो वहाँ बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। क्यों? वे कहते हैं कि हमारा राजा हमारे कार्य में कोई भी दखलंदाजी नहीं करता, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और हम खुशी से रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। What impression would you form of a state where the king was just and placid? जहाँ का राजा जस्ट यानी कि न्याय करने वाला, प्लेसिड यानी कि शांत स्वभाव का हो, तो वहाँ के राज्य से आपका क्या इम्प्रेशन है? यानी कि आप कैसा इम्प्रेशन देते हैं ऐसे राज्य का जहाँ का राजा क्या हो? बिल्कुल जस्ट, न्यायप्रिय हो और शांत स्वभाव का हो। A state in which the king is just and peaceful will not be secure। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ जिस स्टेट का राजा एक पीसफुल हो, शांत हो, तो वो एक सिक्योर नहीं हो सकता। इट इज़ द सेम इन द स्टेट डिस्क्राइब्ड इन द पोम। जैसा कि इस पोम में डिस्क्राइब किया हुआ। इतना भी शांत स्वभाव का राजा नहीं होना चाहिए कि जैसा जिसने कह दिया वैसा ही कर लिया और फाइनली उसी को ही हैंग होना पड़ गया, उसी को ही फांसी पे लटकना पड़ गया अपने शांत स्वभाव के कारण, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारी प्रजा कोई हम पे उंगली ना उठाए, ये ना कहे कि राजा ने कहा था किसी को फांसी देंगे और नहीं दी। तो इतना भी शांत नहीं होना चाहिए। द किंग वॉज सो स्टूपिड। राजा इतने मूर्ख थे दैट ही कन्विक्टेड हिमसेल्फ टू डेथ फॉर नो रीज़न। और बिना किसी कारण के उनकी ही मृत्यु अपने आप से वो अपनी मृत्यु कर देते हैं। कैसे? क्यों नहीं? अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपनी मृत्यु उनकी हो जाती है। ही फेल्ट इनसिक्योर इन द एक्शन ही टुक एंड केप्ट चेंजिंग देम। अपने ही दिए गए ऐसे मूर्खतापूर्ण ऑर्डर में फंस जाते हैं और फाइनली उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। इन सच अ स्टेट नो राइट डिसीजन कैन बी मेड एंड नो सिचुएशन कैन बी हैंडल प्रॉपरली। तो इस प्रकार का स्टेट में कोई भी सिचुएशन और कोई भी कार्य प्रॉपरली ढंग से नहीं हो सकता, तो ऐसा भी राजा नहीं होना चाहिए। Now we will start question number 3. How according to you can peace and liberty be maintained in a state? आपके अनुसार एक पीस यानी कि शांति, लिबर्टी स्वतंत्रता एक स्टेट में कैसे मेंटेन होती है? बताना है आंसर में। पीस एंड लिबर्टी ऑफ एनी स्टेट बाय गुड गवर्नेंस। जो पीस और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता एक अच्छी गवर्नेंस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है किसी स्टेट में। वट एवर इज वेल एडमिनिस्ट्रेटेड इज मोस्ट फ्रूटफुल फॉर द सिटीजन एज वेल एज रूलर्स। तो किसी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए वहाँ के सिटीजन्स के साथ साथ यानी कि प्रजा के साथ साथ राजा का भी और राजा के साथ साथ प्रजा का भी उत्तरदायित्व बनता है।
There should be a happy balance between state interference and citizen rights. तो स्टेट में हैप्पी बैलेंस बनाने के लिए वहाँ की प्रजा और स्टेट के बीच में इंटरफेरेंस होना चाहिए. नैरो कंसिडरेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रीजन, कास्ट एटसेट्रा. नैरो कंसिडरेशन मतलब संकीर्ण मानसिकता. तो किसी स्टेट की संकीर्ण मानसिकता आधारित होती है किस पे? धर्म, क्षेत्र, जाति एक्सेट्रा इन चीज़ों पर आधारित होती है. तो शुड बी डिस्करेज्ड, इनको डिस्करेज करना चाहिए यानी कि हतोत्साहित करना चाहिए. बिकॉज दीज आर पोटेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये आत्मिक जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसके बीच में मनमुटाव को लाती है. ओनली देन वन कैन एक्सेप्ट पीस एंड लिबर्टी टू बी मेंटेन इन स्टेट. अगर ऐसा सब कुछ संभव हो तो इस प्रकार के स्टेट में शांति और स्वतंत्रता मेंटेन हो सकती है. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. सजेस्ट अ फ्यू इंटेंसेस इन द पोम विच हाईलाइट्स ह्यूमर एंड आयरनी. तो आपको इस पोम में कहाँ पे ह्यूमर मतलब हंसी के पल दिखाई देते हैं और आयरनी बना यानी कि जहाँ पे बिल्कुल एक ही सेंटेंस में अपोजिट दिखा दिया जाता है और व्यंग उत्पन्न किया जाता है. इट इज कॉल्ड आयरनी. तो हम पहले देखते हैं ह्यूमर. पोम में हमें ह्यूमर कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पे हमें हंसी आ जाती है. हु इज टू बी द किंग डिसाइडेड अ मेलन इडियट रिप्लाइड. अब जबकि इडियट से पूछा जाता है कि यहाँ का राजा कौन होगा तो वो कह देता है अ मेलन. अब वहाँ पे हमें बहुत ही हंसी आ जाती है कि मेलन एक जो नॉन लिविंग थिंग है, एक फ्रूट है, उसको यहाँ का राजा बना दिया जाए, ऐसा कहना होता है इडियट का. नेक्स्ट सेकंड कहाँ हमें ह्यूमर दिखाई देता है. यू आर नाउ अवर किंग द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग ए मेलन. अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ जो राजा के मरने के बाद मेलन को किंग पहनाते हुए, मुकुट पहनाते हुए कहते हैं कि अब आप ही हमारे राजा हैं. ये ह्यूमरस के पल थे जहाँ पे हमें बहुत हंसी आ जाती है. हम नेक्स्ट आयरनी देखते हैं. आयरनी कहाँ पे है यानी कि दो अपोजिट कहाँ शो किया गया है, व्यंग. A fro appeared upon his placid face. अब फ्रोन का मतलब होता है स्टूडेंट FROWN होगा, यहाँ एन मिस हो गया है. तो फ्रॉन की मीनिंग होती है जब गुस्से की वजह से हमारे फेस पे थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है ना, हमारे फेस का बहुत ही गुस्सा आ जाता है, आईब्रोज ऊपर को हो जाती हैं, तो इट इज कॉल्ड फ्रॉन. और प्लेसिड फेस का मतलब था शांत. तो प्लेसिड फेस और फ्रॉन दोनों को एक ही सेंटेंस में दिखाया गया है, तो इट इज आयरनी हेयर. तो यहाँ पे आयरनी शो की गई है. नेक्स्ट सेकंड हम देख सकते हैं. लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. तो एक तरफ से कहते हैं जो मिनिस्टर होते हैं कि चिरंजीव रहो हमारे राजा, चिरंजीव रहो, और दूसरी तरफ से फांसी का फंदा खींच देते हैं और किंग की डेड हो जाती है. तो यहाँ भी हमें आयरनी नजर आती है. तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. एनसीईआरटी के सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास ग्रुप. चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. बाय.